सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है और हकीकतन अब वो वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी का ना से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, बल्कि जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी एक वार्निंग दे दी जाए। और यही हुआ कि आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन्नू में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने ज़ख्मी की इयादत भी की। जो शहीद हमारे जवानों की नमाज जनाजा में भी वो शरीक हुए। और उसके बाद जो अहम तरीन फ़ैसला हुआ दहशतगर्दी के सद्दबाब के लिए, उन्होंने अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी गई है कि आप अब फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या आप ख़वारजी के साथ हैं। उसमें ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान में आज भी उनकी मौजूदगी है और अफ़गानिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा है। ये तो एक खबर होगी जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है। दूसरी तरफ जो हालिया खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जो उसके बाद जो टारगेटेड ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 फितनतुल ख़वारिज जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि 12 नौजवानों की इसमें शहादत भी हुई है। ये सब सूरत हाल है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर अहम फैसले भी हो गए। ज़ख्मी जो हमारे जवान हैं उनकी इयादत भी हुई और नमाज जनाजा भी हुई। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहाँ हैं? वो ना जनाजे में शिरकत की उन्होंने, ना इतने अहम तरीन फ़ैसलों में वहाँ पर मौजूद थे। फिर एक इम्प्रेशन ये भी है, ना खुद है ना PTI का कोई वहाँ पर सरबरा या लीडर या MPI या MNA कोई भी वहाँ पर सियासी शख्सियत मौजूद नहीं थी। एक इम्प्रेशन PTI के हवाले से ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान जो उनकी पॉलिसी है वो शायद ऐसी है और वो एक नरम गोशा है। दूसरा, तालिबान के लिए शायद वो एक नरम गोशा है। हकीकत क्या है और अब आगे क्या होने वाला है? सीनियर तजिया का सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद जान बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। महमूद जान बाबर साहब, ये बताएगा, ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला है। उससे पहले हम देखते रहे कि डायलॉग्स में इंगेज करने की भी कोशिशें की हैं, साटार साहब भी गए हैं, लेकिन लगता है कि बात नहीं बन रही और चीज़ें उस तरह से सेटल नहीं हो रही। इस वजह से ये आज एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि अफ़गानिस्तान फ़ैसला कर ले कि वो ख़वारजी के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। जी, मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि ये मसाइल इतने ज़्यादा संजीदा ना होते और ये मसला इतना ज़्यादा शदीद ना होता अगर सुबह और विफाक एक पेज पे हो के इसके सामने खड़े होते। अगर आपको याद होते, सवात में एक हमने 2008-9 में एक ऑपरेशन किया था जिसमें यहाँ पे पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी और मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। दोनों मिल के डट के खड़े हो गए थे। तो उसका ये हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर तमाम दहशतगर्द भी खत्म हो गए थे, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई थी। सवात को पुरअमन बना के वहाँ के लोगों को वापस घर भी बुला लिया गया था। यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे हमारी एक ऐसी हुकूमत है जो चाहती है कि वो इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करे और वो मुज़ाकरात के लिए जिस तरीके के वो इख्तियार किए हुए वो उनके बस में नहीं है। वो जाके अफगानिस्तान में तालिबान से बात करना चाहते हैं, उन तालिबान से जो कि उनकी गुज़िश्ता हुकूमत ही से बात करके यहाँ आए थे और ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसका इजहार जो है खुद इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में किया था कि वो आ गए थे, सीज फायर हो गई थी, तो फिर यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते? वो यहाँ आ गए थे, अपने लोग थे। जी, मैं आपको एक बात, हाँ, तो वो इनके यहाँ पे घर हैं और उनको यहाँ पे अपने घर के अलावा आजादी भी चाहिए। वो आजादी जो कि अब नहीं मिल सकती, बंदूक उठाने की आजादी, जत्ताबंदी की आजादी, अपने लोगों को साथ लेके चलने की आजादी, किसी को भी उठा के मारने की आजादी, किसी से बत्ता लेने की आजादी, किसी को अगवा करने की आजादी, रियासत के अंदर रियासत बनाने की आजादी, वो इस वक्त उनको नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रियासत का फैसला दूसरा है और सूबे का फैसला दूसरा है। लेकिन इसमें भी मेरे ख्याल में एक बड़ा मसला जो है वो इस वक्त इस सूबे में एक और जो मसला चल रहा है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर इस सूबे के अगर वजीर आला हैं, वो जाते हैं इस्लामाबाद में, अफगानिस्तान के सफीर से बात करते हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान आना चाह रहे हैं, तो उससे एक ही रात पहले यहाँ पे पार्टी की जो क़यादत है वो बैठती है, सियासी क़यादत फैसला करती है
कि अल-यमीन गंडापुर किसी भी ऑपरेशन करने के लिए हिमायत बंद कर दें, और उन्होंने अपनी हुकूमत ही के खिलाफ यहाँ पे बैठ के फैसले किए कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो ये हम समझेंगे कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। तो उस वक्त जो सूबाई हुकूमत है वो भी एक गुमागूं की और मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लेकिन पाकिस्तान के तालिबान हाँ, बाबर साहब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। आपने बड़ी अच्छी सवात ऑपरेशन की मिसाल दी। हम लोग खुद वहाँ पर थे, 10 दिन 12 दिन का वक्त हमने वहाँ पर गुजारा था। सारा कुछ मंजर अपनी आंखों से देखा था, कितना स्मूथली स्विफ्टली सारा काम हुआ था। लेकिन अब मसला ये है कि आप खुद ये बात कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत अलग पेज पर है, वफाक अलग पेज पर है। तो ऐसे ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है या जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अल्टीमेटली जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसी ने चीज़ें करनी है ना, या उसकी मदद के साथ चीज़ें करनी है? देखिए, एक बात आपको बताऊं, पहले अगर कोई सूबा नाराज होता था तो मरकज में उनका कोई दोस्त बैठा होता था, विफाक उनसे बात करके उसके दोस्त के जरिए उस सूबे से बात कर लेते थे। हमारा तो मसला ये है कि सूबे में जो हुकूमत है उसका तो मरकज में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिससे आप बात करें और वो आके सूबे से बात करे। क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझ रहे, आपको कैंसर हो चुका है, आप कहते हैं मुझे कैंसर नहीं है, हम कहते हैं आपको इलाज करना चाहिए, आप कहते हैं मुझे इलाज नहीं करना, क्योंकि ये तो जो है ना, ये तो कैंसर नहीं है, ये तो मेरे सर दर्द का मसला है। जब आप उस मसले को उसकी शिद्दत समेत तस्लीम ही नहीं कर रहे तो उसका हल कैसे होगा? मरकज में इनका कोई दोस्त नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया को नाराज किया हुआ है, सबको इतनी गालियां दी थी। अगर आपको याद हो, कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं जो आके इनकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो सारी बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि ये सब हकायक अपनी जगह है, दीज आर द फैक्ट्स, बट द क्वेश्चन इज कि फिर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए ना, आज इतने बड़े फैसले हो गए, वज़ीर आला कहीं भी नहीं थे, ऐलान हो गए, वज़ीर आला कहीं भी नहीं थे, प्लस ये कि शहीदों की नमाज जनाजा हो गई, PTI का कोई लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब ये जो गैप आ रहा है, और उस सूबे में जो इस वक्त इंतहाई सेंसिटिव है, वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और उस सूबे का वज़ीर आला या उस सूबे के जो गवर्नमेंट है उस सूबे में, वो सिंपथाइजर्स हैं, तालिबान के हवाले से भी इंप्रेशन है, अफगानिस्तान के हवाले से भी हैं। तो कैसे होगा ये काम मिलके कैसे होगा, और इनको हटा के अकेले कैसे होगा? आपने मॉन्स्टर का नाम सुना होगा कि वो अपना शिकार खाता है, पहले जब उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो अपना वजूद खाना शुरू कर देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ पे इस वक्त हुकूमत है, इनके आपस में इतने मामलात हैं पार्टी और हुकूमत की। सूबाई हुकूमत जिनकी है, उस पार्टी की और उसकी हुकूमत की आपस में इतनी कन्फ्रंटेशन है कि अगर विफाक के साथ सूबा जाता है तो पीछे से उसे जो पहली गोली पड़ेगी वो तहरीक इंसाफ के बंदूक से पड़ेगी, वो इसके अपने लोगों की गोली इसको लगेगी। क्योंकि आप देखें, जो लोग इन्होंने अपनी लड़ाई के लिए तैयार किए थे, वो आज पाकिस्तान के शोहदा को गालियां दे रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उन पे तनकीद कर रहे हैं और उनको शहीद मानने से इनकार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। माजरत के साथ आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, बट अगेन मेरा सवाल फिर वही है कि ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो हो रहा है, आगे कैसे चलेंगे? फैक्ट्स में अभी क्या है, अभी इसका चलने का एक ही तरीका है। अब जब फैसला विफाक कर रहा है तो विफाक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको अब हैंडल करे। हैंडल करने के लिए आसान क्या है, वो सियासी जमातें जिनकी विफाक के साथ भी ताल्लुकात ठीक है और इनके साथ भी कुछ ना कुछ उनके आना जाना है, कम्युनिकेशन हो रही है, उनको ऑन बोर्ड करे और उनको फिर इनके पास भेजे और इन्हें बताएं, इनको हालात की संजीदगी का बताएं कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये हो सकता है। आपको याद है पिछले दिनों इन्होंने जब बजट पास करने से इनकार किया था तो इन्हें एक इशारा मिल गया था कि अगर हम बजट पास नहीं करेंगे, सूबाई हुकूमत हमारे हाथ से चली जाएगी, फिर हमारे घरों पे छापे पड़ेंगे, फिर हम जेलों में पड़े होंगे। इन्होंने जल्दी जल्दी बजट पास कर लिया। तो इसी तरीके की कोई चीज होनी चाहिए कि इनको ये भी मालूम हो कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। जब इनको नताइज का पता होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं मुझे बाबर साहब आपके टाइम का, और इसमें टाइम नहीं है कि एनफ इज़ एनफ। ये मैसेज आज अफगानिस्तान को दे दिया गया है कि आप चुन लीजिए कि आपको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखने हैं या आपको खवारजी अजीज़ हैं। अब ये जो बॉल है वो अफगानिस्तान के कोर्ट में, लेकिन जो असल लम्हा फ़िक्रिया है वो ये कि आज जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि बन्नू में फील्ड मार्शल मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, CM KPK मौजूद नहीं थे, इवन जो 12 जवानों का वहाँ पर जनाजा हुआ उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, और वो वहाँ पे सिंपथाइजर्स का एक इम्प्रेशन है कि जी तालिबान के भी, अफगानिस्तान के भी
होगी। तो ये वाली जो पॉलिसीज़ हैं जो इस वक्त दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नागुज़ीर हैं, उन पर अमल दरामद किस तरह होगा, तो मामला आगे भी जा सकते हैं। लेकिन महमूद जान बाबर साहब ने बेहतर बात भी है कि पेशावर में ही बैठ के एक APC बुलाई जाए, वज़ीर आज़म की क़यादत में बुलाई जाए, सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हों, लेकिन उसके अलावा जो CM KP के और तमाम जमातें और वहाँ पर ये फ़ैसले किए जाएं और उनको बता दिए जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो सैलाब तबाहियाँ मचा रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी फूड बास्केट उससे मुतासर हो रही है, आने वाले दिनों में क्या तखमीना होगा, किस तरह से हालात होंगे, हुकूमत क्या सोचे बैठी है, फूड सिक्योरिटी को किस तरह से सिक्योर करने का इरादा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस ग्रुप पे गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो हालिया सैलाब हैं वो एक ह्यूमन ट्रेजेडी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट साबित हो सकती है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की और उसके साथ साथ ट्रेड की भी, कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सैलाब की जो हालिया तबाहकारी है उसमें ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। हम मुख्तसरन आपके सामने रखते चलें कि पाकिस्तान की जो GDP का तकरीबन 24% ज़राअत से जुड़ा हुआ है हिस्सा, और ज़रूरी शोबा मुल्क में 45% के लगभग रोजगार का भी जिम्मा लेता है। सैलाब से अब तक तकरीबन 21 लाख एकड़ से ज़ायद की फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों को कपास, चावल, तिल, मकई और चारा जात की तबाही से तकरीबन 536 अरब के नुकसान का सामना है। पंजाब में 60% चावल की फसल तबाह हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान तकरीबन 3 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के चावल बरामद करता है, जिससे बरामदात भी यकीनन शदीद मुतासिर होंगी। कपास की फसल का नुकसान 30 से 35% बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात का ज़्यादातर इन्हिसार टेक्सटाइल सेक्टर पर होता है, जिसकी मालियत 18 अरब डॉलर है, जो कि कुल बरामदात का 60% बनता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक सब्जियां 25% और फिश फार्म्स का तकरीबन 50,000 एकड़ का नुकसान हुआ है। ये मामलात आने वाले वक्त में मज़ीद संगीन भी हो सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन फूड सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राना तनवीर साहब ने। राना तनवीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। किसान मुल्क का कल भी रो रहा था, किसान मुल्क का आज भी रो रहा है, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा डेंट हुकूमत की फूड सिक्योरिटी के हवाले से लेकर क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी है, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं? बड़े इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है वो जो आपने अपने इंट्रो में बात की है वही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका इम्पैक्ट जो आया है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, आल्दो वो हम कार्बन जो हमारे एमिशन है उसमें हमारा हिस्सा बहुत ही नॉमिनल सा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इवन चाइना एंड अमेरिका। लेकिन जो इवन चाइना और अमेरिका, और लेकिन जो हमारा लॉस होता है या इम्पैक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सफरर जो है कंट्रीज उसमें एक है। और इसी तरह आगे अगर अपने मुख्तलिफ सेक्टर की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रही है। तो अभी जो आप फ्लड की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था, तबाहकुन फ्लड था, कोई शक नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा हमारा डैमेज हुआ है। और खड़ी फसलें जो थी वो जो इस वक्त अनइनडेटेड हो गए हैं बहुत सारे एरियाज, जिसका आपने जिक्र किया, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो सैलाब के अंदर चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि किसान जो हमारा फार्मर है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इकॉनमी की बैकबोन है हमारी। जिस तरह आपने 24-26% की GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की, और इसी तरह 45% समझ लें या 60+ समझ लें जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई। तो ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो डैमेज है इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। आप चावल की बात कर रहे हैं कि 60% उसका लॉस हुआ है, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो पानी उतरेगा तो सही पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त है वो 18% का फिगर आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जनरली बात कर सकते हैं। कॉटन इफेक्ट हुआ है, गन्ना इफेक्ट हुआ है, राइस इफेक्ट हुआ है, सेसमी हुआ है, जो आप बात कर रहे थे, ये फसलें मुतासर हुई हैं। वेजिटेबल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं, वेजिटेबल्स जो है,
क्योंकि वो नीचे ज़मीन के नीचे होती हैं ज़्यादातर, ऊपर ज़मीन की सतह पे होती हैं और पानी उनके ऊपर से इतने दिन खड़ा रहा ऊपर उनके। और बाकी फसलें को जो बड़े साइज़ की होती हैं, उनका जो कद है, उनका हाइट है, ज़्यादा होती है, पानी को सम टाइम 6, 7, 8 दिन ऑब्जॉर्व कर जाती है। तो वो जब पानी रिसीड करता है तो उससे जो नीचे बाकी पता चलता है तो कुछ फसलें बच भी जाती हैं। अभी लो लाइंग एरिया जो है उसमें पानी खड़ा है, बाकी पानी रिसीड कर गया है मोस्ट ऑफ द पंजाब के एरियाज में। अभी सिंध की तरफ चला गया है, तो वहाँ भी अल्लाह करे कोई ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन पंजाब में बड़ा डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। हाँ सर, जो अभी आपकी जो अभी आपकी जो कैलकुलेटेड डैमेजेस हैं सो फार, अभी जो इनिशियल भी हैं, तो उसकी कोई फर्दर प्लानिंग हो, यानी कि अगर आपका 60% या 80% चावल की फसल हो गई उससे डिस्टर्ब, प्लस कॉटन हो गया या ये चीज़ें हो गई, तो फिर उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। उसके लिए आप लोगों ने क्या कोई प्लानिंग की है अभी? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें फ्रीक्वेंट मीटिंग कर रहे हैं। और जो आप मेरा 18 मैं 18 की बात कर रहा हूँ, आप 80 की बात कर रहे हैं। 18 जो मेरे पास सर्वे 18% राइस का है, लेकिन मे बी कि ये कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये अभी हमारा सर्वे है जो हमने स्पार्को के ज़रिए, लिम्स एक हमारा अदारा है GPI का, उसके ज़रिए, और क्रॉप रिपोर्टिंग एक सिस्टम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ज़रिए, वहाँ पे सर्वे जो हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट पता चलेगा जब पानी सारा उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लॉस हुआ किस किस फसल में कितना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें प्लानिंग कर रहे हैं। जो रिलीफ है पैकेज वो बन रहा है। जो अभी तक तो उनको वहाँ से बचाने की कोशिश थी, इवैक्यूएट कर रहे थे, उनको वहाँ से लेके जा रहे थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसमें बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। मरियम नवाज साहबा बहुत ज़्यादा, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने हेक्टिक टूर किए हैं और लोगों से मिली हैं, वहाँ खुद सुपरवाइज किया सारा। प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, हमारी फौज पाकिस्तान इसमें शामिल है, सारे अदारे रेस्क्यू वगैरह काबिल सताइश है जो जिन्होंने काम किया है और कोशिश किया कि कम से कम जानी नुकसान कम हो और जानवरों का नुकसान कम हो। अब उनकी रहेगी बहाली की तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि इनको मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाए और जितना भी उनका हैंड होल्ड हम कर सकते हैं, जितना भी उनका हाथ फार्मर का या लोगों का जिनका नुकसान हुआ है उनका हम हाथ पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट वो हाथ पकड़ेगी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है सर। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बहाली के लिए बड़े बड़े ऐलानात भी किए जा रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं हाथ पकड़ेगी, लेकिन कैसे? सिर्फ बिजली के बिल के लिए उन्होंने कहा कि हम IMF से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिजली के बिल जो है वो 3 माह के मौखर कर दें, इसके लिए हमें IMF की परमिशन रिक्वायर्ड है। अब ये जो तकरीबन 50 लाख अफराद के हवाले से आ रहा है कि वो जो है वो इससे इफेक्ट हुए हैं या आने वाले वक्त में वो इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैसे होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि आलमी सतह पर अभी तक इमदाद की कोई अपील भी नहीं की गई है, उसकी क्या वजह है और कोई इमदाद आपके पास आई है? नहीं, देखिए कुछ लोगों ने तो शुरू किया हुआ है, कुछ मुल्कों ने, लेकिन जो आप बात करते हैं बिलावल साहब की अपनी, बिल्कुल उनकी मेरे हाल कुछ कंसर्न है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सबसे ज़्यादा बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री, वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस्ड है। जो आपने बात की, फेडरल गवर्नमेंट के पास बिजली के बिल हैं और इंशाल्लाह उस पर आप देखेंगे कि डेफर नहीं करेंगे, वेव करेंगे। आप वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर टीम लगी हुई है IMF के साथ, क्योंकि हमारा मुल्क IMF के प्रोग्राम में है, उनके साथ सर्टन कंडीशनैलिटी होती हैं। और जो पिछली गवर्नमेंट में हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी बाहर इदारों के साथ, स्पेशली IMF के साथ, जो PTI की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने जब यू टर्न लिया था, पेट्रोल की कीमत वायलेशन की उसने, वो उसके एग्रीमेंट की, तो उससे बड़ी मुश्किल से IMF को दोबारा उस सही डायरेक्शन पे लाए हैं कि हम जिम्मेदार हुक्मरान हैं और जो भी बात होगी उस पर अमल करेंगे। अभी वो भी दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग, जो IMF वाले भी दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग, और वो उनके अंदर दिल भी है, सबको उनका तड़प भी है, उनको पता है जो पाकिस्तान का हाल हुआ है। तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट प्रपोजल लेके जाएगी लोगों को रिलीफ देने के लिए, उस पर मेरा ख्याल है हमें नोट मिल जाएगा। और जब नोट मिलता है तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सब्सटेंशियल रिलीफ देंगे हम, और उस पर वेवर होगा, ये नहीं होगा कि डेफर पेमेंट हो जाए या कुछ। चले, बिल्कुल ठीक है सर। इंशाल्लाह
ठीक है सर, एक और इशू पे आपसे बात करनी है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो चीनी की बढ़ती हुई कीमतें और इन सब चीज़ों पे बात हुई थी। अब जो कैसर अहमद शेख साहब हैं, खुद फेडरल मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा है कि जी हमें जब चीनी की एक्सपोर्ट की बात हुई तो काबीना को बताया गया कि मुल्क में वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है और कीमतों में किसी सूरत नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद कीमतें भी बढ़ गई। अब उनका कहना यह है कि जिन इदारों ने स्टॉक की मौजूदगी की रिपोर्ट दी थी उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि हकीकत में इतना स्टॉक मौजूद था या नहीं, और अगर था तो वो चीनी कहाँ गई। फिर वो खुद कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो खुद मुताहत है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत मामला कंट्रोल ना कर सकी। ये उनका अपना कन्फेशन है। उन्होंने कहा कि मैं खुद कैबिनेट का हिस्सा हूँ, लेकिन हमसे भी कोई गलती हुई है और हम उसको तस्लीम भी कर रहे हैं या तस्लीम करना होगी। फिर आगे वो कहते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ें ब्रीफिंग वजारत फूड सिक्योरिटी ने दी और फैसला भी ICC ने मंजूर किया। तो सर ये मामला क्या हुआ था? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, उनसे कोई पूछगछ होगी? कौन था, कौन सा इदारा था जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसने ये खबर दी थी कि जी चीनी हमारे पास बहुत है, कीमत नहीं बढ़ेगी? शेख कैसर साहब बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए और बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन शायद वो यही मुसीबत होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे पूछ लेते, क्योंकि मैं उस बोर्ड को हेड करता हूँ जो रिकमेंड करता है कि क्या डाटा है, क्या स्टॉक है और किस तरह एक्सपोर्ट होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि जो रिपोर्ट हुई थी उसमें हमारे पास 1.3 मिलियन के 13 लाख के करीब सरप्लस था। हमारी जो यूजुअली जो एक कंजम्पशन होती है वो 6.3 मिलियन होती है, तो ये ऑलमोस्ट 7.5 समथिंग थी। तो ये 13 लाख चीनी सरप्लस थी और उसमें हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, क्योंकि अगर ना करते तो उस वक्त जो फार्मर था उसको पैसे बिल्कुल ना मिलते उसकी क्या वो फसल के, और साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी इफेक्ट आ रहा था, क्योंकि जब इजाज़त दी उस वक्त उनसे ये था कि आप 140 रुपये पे बेचेंगे एक्सपोर्ट, तो फिर कीमत क्यों बढ़ी? लेकिन ये 120 कीमत क्यों बढ़ी? 119 पे भी गई है। मेरी बात सुनो, ये वो सीजन की बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं तो ये बेचे, खैर है नहीं हो। लेकिन साथ ही रिपोर्ट हुआ था कि हमें देखिए हमने 7.5 लाख एक्सपोर्ट किया, 5 लाख हमने रख लिया था, क्या सरप्लस वैसे ही रख लिया कि एहतियातन हम बफर स्टॉक रख लेते हैं, जो आज तक नहीं किसी ने रखा, आज तक नहीं रखा। उनका ये था इंडस्ट्री का कि 5 लाख आप रखते हैं तो आप खरीद के TCP के जरिए रख लें, हमारे बैंकों के पैसे हम बिलियंस हमें भागा पड़ता है, तो आप हम पे क्यों ये बोझ डाल रहे हैं? तो उन पे बोझ ये डाला गया। कभी शेख साहब मुझसे पूछ लें तो मैं बता दूंगा। तो ये 5 लाख रख के, लेकिन जब ये उस वक्त असेसमेंट थी कि जो हमारा गन्ना है, शुगर केन की फसल, वो इतनी बम्पर क्रॉप है कि इस अगले साल सीजन में जब क्रशिंग सीजन बंद होगा हमारे पास 7.2 की प्रोडक्शन होगी। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से गन्ना मैच्योर हो गया तो उस पे हीट आई। ये इस क्रॉप मेरी बात सुन लेना, पूरी बात सुन ले। लेकिन अगले साल जो प्रोडक्शन हुई वो 5.8 हुई, वो 1 मिलियन टन कम हो गई। 5.8 और 5 जो हमने रखी थी वो 6.3 पे जो हमारी जरूरत है उसके मुताबिक पूरी थी, फिर भी 5.8 थे। अब अगले साल का जिस तरह फ्लड आ गया, फ्लड को आप किस तरह कर सकते हैं कि फ्लड अब डैमेज किया है उसने, गन्ने को, कपास को भी किया है, चावल को भी किया है, लेकिन पहले हम कहते थे जी इस दफ़ा हमारी डबल कपास होगी। ये हमारा प्रोजेक्शन थी, एस्टिमेट था कि 5 मिलियन बेल्स हुई हैं, 10 मिलियन होगी। तो अभी वो जिस तरह डैमेज हुई है, अब उसका क्या कोई, ये तो अल्लाह ताला का एक सिलसिला है, उसको कौन कर सकता है? ये फ्लड इस तरह आएगा। सर सिर्फ सवाल ये है कि अगर आपने इतनी रख ली थी तो फिर दोबारा इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी, प्लस ये क्या कीमत क्यों बढ़ी? नहीं, इसलिए करनी पड़ी, मेरी बात सुन लेना, 5.8 + 5 करे ना 5 लाख, तो ये 6.3 हो जाती है। 6.3 हमारी नेक टू नेक रिक्वायरमेंट है। जब नेक टू नेक रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त सप्लाई डिस्टर्ब करते हैं ये जो बीच में वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं, मिडल मैन, माफियाज गड़बड़ करते हैं, उससे प्राइस बढ़ गई। अब हम सप्लाई चेन बेहतर कर रहे हैं ताकि इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है। अब नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू होना है और नवंबर से की बजाय अगर वो 30 नवंबर को चले जाते हैं तो हमने 1 महीने की जो कंजम्पशन है उसको हमने इंश्योर किया है। ठीक वो है, बिल्कुल ठीक हो रहा है सारा कुछ। शेख साहब को मैं समझा दूंगा।
कि क्या मसला है साहब। शेख साहब को आप समझा दीजिएगा इंटरव्यू देने से पहले एक फ़ोन कॉल कम से कम आपको कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच राना तनवीर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कर्जे पहुँच गए हैं, कर्जे लग कहाँ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो मुल्क की इस माशी सूरत हाल है, उसके बाद ये सैलाब उसने भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेंट पाकिस्तान की इकॉनमी को पहुंचाया है। अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर बात की जाए तो मुल्क में कर्जे और वाजबात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2025 तक मुल्क पे कर्जे और वाजबात 94,197 अरब रुपये हो गए, जो कि GDP का 82.1% बनता है। शहबाज शरीफ की सवा साल हुकूमत में कर्ज़ों में 11,235 अरब रुपए का इजाफा हुआ, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और जून 2025 तक मुकामी कर्जा 54,471 अरब रुपए, जबकि गैर मुल्की और वाजबात 34,906 अरब रुपए रहे, जबकि इसी दौरान गैर मुल्की वाजबात 4,459 अरब रुपए की मजमूई सतह पर रहे हैं। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे के मुताबिक हर पाकिस्तानी शहरी 3,70,000 से जायद का मकरूज हो चुका है। ये सूरत हाल और अब सैलाब कितना बड़ा डेंट है, मुल्क की इकॉनमी किस तरह से रिकवर होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। डॉक्टर साहब मुख्तसरन बताइएगा सर कि ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ऑलरेडी इतना मकरूज हो चुका है, तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए जा चुके। सर ये कर्जे या ये आने वाली रकम किस मद में जा रही है? क्या कर्जों की वापसी या सूद की वापसी? कहाँ लग रहा है ये पैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको ठीक कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जून के एंड 2025 के जो पोजीशन है हमारे पाकिस्तान की डेट की, अब आपको सुन के शायद ये थोड़ी सी परेशानी हो कि पाकिस्तान का जो खर्चा है वो हमारी इकॉनमी जो है उसका 83% है। 83, यानी कि 100% के करीब आ रहा है। यस, और अब तकरीबन जिस रफ्तार से ये चला है तो अगले कुछ सालों में ये 100% के ऊपर चले जाएगा। और हर एक शख्स जो है पाकिस्तान में इस वक्त उस पर बोझ जो है वो बढ़ गया है, 3,70,000 के करीब है। 10 साल पहले ये सिर्फ 90,000 था, यानी कि 4 गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हमारे इकॉनमी है उसका 83% से भी ज्यादा हो चुका है, और ये बहुत परेशान की बात है। और में जो हुकूमत का जो खर्चा है, बाकी प्राइवेट सेक्टर का जो हुकूमत का खर्चा है वो 70% है हमारी GDP का। और अब आप ये सोचिए कि जो हमारे यहाँ तकरीबन जो पिछले 10 साल में फी कस जो बोझ बढ़ा है लोगों पर वो 4 गुना बढ़ा है। तो ये तो हैरत अंगेज आदाद शुमार हैं और बहुत ही परेशान कुन बात है। और साथ साथ मैं ये कहते चलूँ कि पाकिस्तान जो हुकूमत का कर्जा है, डेट, पब्लिक डेट जिसे कहते हैं, वो 70% है GDP का। तो हमारे जैसे मुल्क बांग्लादेश देखिए का सिर्फ 34% है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन बात यह है कि जो इतने कर्जे हम बुलंद तरीन तारीख की सतह पर पहुंच गए, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या ये कर्जों की अदायगी पे हो रहे हैं या सूद की मद में हो रहे हैं? क्योंकि हमें अवाम पे खर्च होते हुए तो नजर नहीं आ रही, अवाम की तो कोई हालत नहीं तब्दील हो रही। देखिए, ये ज्यादातर जो है कर्जों की वापसी में लग रहे हैं, और हमारा जो सूद का जो पेमेंट है वो हम माशाल्लाह पिछले साल अपने तिजारती सरप्लस से हमने कवर किया है, मगर जो कर्जों की वापसी है वो हमें एक लिहाज से नए कर्जे लेकर
उनको वापस करना पड़ रहा है। तो अब इसका सर हल क्या है? हुकूमत के पास क्या पैरेलल कोई प्लान्स हैं? पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है आगे चल के? तो ये इसमें तो मज़ीद इजाफा होता जाएगा। हाउ लॉन्ग कि हम उसको मज़ीद कर्जे ले लेके कर्ज़ों को पे ऑफ करते रहें? स्ट्रैटेजी क्या है? बात दरअसल ये है कि आपको याद होगा पिछले साल के आगाज में एक नया इदारा जो बना था, बड़ा पावरफुल इदारा, SIFC। माशाल्लाह, आप तो इससे मेरे ख्याल से आपको तो पता है जी सर। जी, उसमें ये तय हुआ था कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह तकरीबन सालाना 10 से 15 अरब डॉलर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकेगा, और कोशिश इस पे की जा रही थी। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले साल खींच खांच के अगर हम पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट जो मनफी था उसको निकाल लें तो मुश्किल से 1.5 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आया है। तो ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है और इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता हमारे तवाज़ुन अदायगी में। सही, इसलिए परेशानी है। बिल्कुल सर। अब ये उसके बाद हम ऑलरेडी एक इस स्टेट से गुजर रहे हैं, दूसरा अब फ्लड्स। अब ये जो हालिया सैलाब हैं, आपको क्या लगता है अगर इतना बड़ा पैमाने पर इसका सैलाब है, ख़ासतौर पे जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बेतहाशा नुकसान, ये कितना बड़ा डेंट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? देखिए, चूँकि हम तवाज़ुन अदायगी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के और ख़र्ज़ों की, ख़ास तौर पे बाहर के जो ख़र्चे हैं, तो मैं पहले आपको तो ये जिक्र कर दूं कि हमारे तिजारती पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। 2022-23 में भी बहुत बुरा असर पड़ा था सैलाब के बाद, और आपको याद होगा कि उस साल हम डिफ़ॉल्ट के करीब आ चुके थे। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 14.5 अरब डॉलर के लगभग रिजर्व हैं। मगर जो प्रॉब्लम होगा कि आपके चावल की एक्सपोर्ट में 30 से 35% कमी, तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर। फिर आपके मुख्तलिफ चीज़ों में, फूड आइटम्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह में, और आपका प्रॉब्लम ये होगा कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इसलिए कि आपके पास कपास कम होगी और आपको कपास इंपोर्ट करना पड़ेगा, और गंदम काफ़ी क्वांटिटी में, दोनों कपास और गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगा। नतीजा ये है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे कैलकुलेशन ये हैं कि 6 से 7 अरब डॉलर का बोझ हमारे तवाज़ुन अदायगी पर पड़ सकता है और करंट अकाउंट के खसारे में इजाफा हो सकता है। ये तकरीबन हमारे रिजर्व्स का आधा हिस्सा है। ओहो। अब सर, ये तो आपने ट्रेड के हवाले से बता दिया, अब इसका एक आम आदमी पे क्या असर होगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के हवाले से? देखिए, बात यह है कि अभी जो सिंथेटिक प्राइस इंडेक्स आया है पिछले हफ्ते का, उससे एक बात वाज़ेह ऑलरेडी होना शुरू हुई है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा बढ़ गया है। अब आप ये देखिए कि आटे की कीमत में तकरीबन 20%, कुछ सब्जियों में 30 से 45%, और इसकी वजह से अब लोगों की परेशानी में इजाफा यकीनन हो रहा है। चीनी की कीमत तो आपको पता है बढ़ चुकी है। तो सैलाब की वजह से हमने देखा था कि 2022-23 में आपके अफरात-ए-ज़र की रफ्तार 30% तक पहुंच गई थी। अल्लाह के फजल से इस साल इतना नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे रुपए की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है, मगर उसके बावजूद हमारा जो टारगेट है 7.5% का अफरात-ए-ज़र की रफ्तार का, वो शायद डबल डिजिट में चले जाए और 12 से 15% में चले जाए, और इसमें ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है। सही। अच्छा सर, अभी जो बिजली जो सैलाब इलाके हैं सैलाब ज़दा, उसमें बात हुई रिलीफ की कि जी बिजली के बिलों पे दिया जाए, तो कहा यह गया कि जी IMF से पूछा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जी हमें ये इजाज़त दी जाए। अब इतना डेफिनेटली हम डिपेंडेंट है IMF के, कोई अभी गैर मुल्की इमदाद भी ऐसा हमें नहीं मिली सैलाब ज़दगान के लिए। तो
तो जो मज़ीद जो डैमेजेस हैं अब उनको कहा जा रहा है कि हम आपको इसको पूरा के पूरा इसका अजाला भी करेंगे, किस तरह से करेंगे और क्या IMF ये अलाउ करेगा? देखिए, IMF ने 22-23 में पाकिस्तान को एक बहुत जल्द एक फैसिलिटी दिया था, स्टैंड बाय फैसिलिटी, और हमें माशाल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया। और इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो सिर्फ $4 अरब तक गिर चुके थे, अल्लाह के फजल से आज $14 अरब से भी ज़्यादा हैं। IMF बिल्कुल इस एहसास करेगा, और IMF तो आपको सुन के ये भी खुशी होनी चाहिए कि पहली दफ़ा तारीख में पाकिस्तान को एक स्पेशल क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी मिली है हमें IMF से, तकरीबन 1 से $1.5 अरब के पैसों की, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनको टैकल करें। तो IMF हैज़ अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय द फ्लड। तो हमें अगर हम मुनासिब तरीके से उनसे बातचीत करेंगे तो इंशाअल्लाह there will be understanding in nature and support our rehabilitation plan, particularly for the small farmers of Pakistan. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। और गुफ्ते हम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से, और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो कर्ज़ों का सूरत हाल है वो तकरीबन तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है, और उनका कहना ये है कि कुल जो है वो GDP का 83% हम इस वक्त कर्ज़ों में हम डूबे हुए हैं, और ये हमारी इस सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल मज़ीद जो डैन डाला है वो फ्लड सिचुएशन ने डाला है, इसमें हमें ट्रेड में भी खसा होगा। जो चीज़ें हम चावल अगर हम एक्सपोर्ट करते थे डेफिनेटली उसका खसारा होगा, फिर जो टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारी एक बड़ी इंडस्ट्री है उसका खसारा होगा, इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सिर्फ बात करने का और कहने का मकसद यही था कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। आने वाले दिन शायद आसान नहीं होंगे एक आम आदमी के लिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।